छात्रों, तो हम कल व्याकरण से काल और क्रिया के बारे में जानकारी भी लेते। हमने कल देखा था क्रिया के काल। क्रिया के अनुसार हमने कल देखा हुआ था अकर्मक क्रियापद और सकर्मक क्रियापद, ये दो भाग पर हमने देखे हुए थे। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये हमने कल देखा हुआ था। तो क्रिया के दो प्रकार देखे हुए थे, सकर्मक और अकर्मक। तो अकर्मक हम देखे थे, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म होता है, कर्म का प्रभाव होता है, उसे सकर्मक क्रियापद कहते हैं। संयुक्त क्रियापद में हमने देखा है, जिस एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जिसमें होता है उसे संयुक्त कहा गया है। सहायक देखा है, क्रिया मुख्य कार्य का अर्थ प्रकट करने की सहायता का प्रदान करता है, उसे सहायक मदद करता है, उसे सहायक क्रियापद कहते हैं। तो हमने कल देखे हुए थे। तो बच्चों, काल भी हमने देखे हुए थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। काल किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया के जिन रूप से किसी कार्य के होने का, कार्य करने का समय बता देता है उसे काल कहते हैं। उसमें से पहला देखा था वर्तमान काल। क्रिया के लिए क्रिया जिस रूप से ये बताता है कि एक कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान काल हमें देखा हुआ था। भूतकाल, जहाँ बीती हुए समय होते हैं उसे भूतकाल कहते हैं, और भविष्यकाल क्रिया के रूप जिस आने वाले समय के किसी कार्य के कारण बताता है उसे भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल चालू काल, भूतकाल हो गया काल, और भविष्यकाल होने वाला काल। ये हमने ध्यान में रखे हुए थे। हमने ये भी लिया था कि वर्तमान काल में होने वाली क्रिया, पल्लव क्रिकेट खेलता है, ये होने वाली क्रिया है। भूतकाल, कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और भविष्यकाल मैं भी मेला देखने जाऊंगा। इस तरह हमने कल उदाहरण ले लिए थे। तो बच्चों, हम आज जाएंगे अगला जो भाग है, इयत्ता 7वीं हिंदी का घटक है व्याकरण, उपघटक है विराम चिन्ह, उपसर्ग और प्रत्यय। ये आज हम देखने वाले हैं। देखो, विराम चिन्ह, उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो प्रथम हम विराम चिन्ह के ओर चलते हैं। विराम यानी विश्रांति। जब हम बातें करते हैं तब हमें कहीं रुकना चाहिए, उसे हम विराम कहते हैं। विश्रांति लेते हैं, विश्रांति हम भी लेते हैं। कब लेते हैं? दिन में काम करते हैं और रात में विश्रांति लेते हैं। विश्रांति लेना बहुत जरूरी है, और विश्रांति लेते वक्त जिन चिन्हों का वापर किया जाता है उससे विराम चिन्ह कहते हैं। ये वाक्य यानी विश्रांति जब हम लेते हैं, आराम जब करते हैं, तब वहाँ पे कहीं चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेते वक्त हमें क्या देखना है? इसके प्रकार देखना है। इस विराम चिन्ह के 7 प्रकार हैं। पहला है विराम पूर्ण विराम, अर्थ विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ये हुए हमारे 7 प्रकार।
तो इस 7 प्रकार के बारे में अभ्यास करते हुए हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये प्रकार के चिन्ह कौन से होते हैं। तो देखो विराम चिन्ह का चिन्ह ये है, अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है। प्रश्न सूचक मालूम है, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह यानी छोटा सा, विस्मयवर्धक चिन्ह यानी उद्गारात्मक चिन्ह, मराठी में मुंह से उद्गार, उद्धरण चिन्ह यानी अवतरण चिन्ह, मराठी में कहते हैं अवतरण, बोलने के मैं बताती हूँ सब, निर्देशक चिन्ह यानी बड़ा। अब ये चिन्ह कहाँ लगाए जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, हम एक परिचय देंगे, अनुच्छेद। हम पड़ोसी है, हम मिलजुल कर रहना चाहिए। टीटू इन्हें समझाने लगी, किंतु माँ चींटी चिड़िया के बच्चे फल को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं, जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मीठू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। ये अनुच्छेदन जो है सरल है, उसमें चिन्ह नहीं, क्या कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। अनुच्छेद पढ़ने में परेशानी हुई है, कुछ भी समझ नहीं आया, सलग ये अनुच्छेद उच्चारण गया है। तो इसमें हम विराम चिन्ह लगाकर ये अनुच्छेदन कैसे तैयार हो सकता है ये हम देखेंगे। उदाहरण चिन्ह देखो, दो लोग, हम पड़ोसी है, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, हम पड़ोसी है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, उद्धरण चिन्ह पूर्ण अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह पूर्ण अल्पविराम। चल, टीटू उन्हें समझाने लगी, पूर्ण विराम, टीटू उन्हें समझाने लगी, पूर्ण। फिर उद्धरण चिन्ह, किंतु माँ चींटी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाए, अल्पविराम, खाए, जबकि पेड़ हमारा है, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह पूर्ण, जबकि पेड़ हमारा है, उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। टीटू के बच्चे मीठू ने कहा, टीटू के बच्चे मीठू ने कहा, कहाँ लाया हुआ था अल्पविराम, फिर उद्धरण चिन्ह, तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है, प्रश्न चिन्ह, उद्धरण चिन्ह पूर्ण, तुम कैसे कह सकते हो ये पेड़ तुम्हारा है, उद्धरण चिन्ह पूर्ण, प्रश्न चिन्ह। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया, पूर्ण विराम। अब इस अनुवाद पढ़ने में आसानी हुई, अच्छी तरह हमें समझ में आ गया है, क्योंकि उसमें हमने क्या किया है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। बोलते समय या बातचीत करते समय हमें एक ही गति से नहीं बोलते, हम बातें करते हैं, बोलते हैं, तो हम एक गति से बोलते हैं क्या बच्चों, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। बीच बीच में रुकते हैं ना, तो हम बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं, मैंने पहले ही बताया, विश्रांति यानी विराम। हम बोलते हैं, बोलते वक्त हम कहीं भी रुक जाते हैं, इस रुकने का जो क्रिया होता है इसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो लिखते समय रुकने की जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, उसे चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम रुकते हैं तब कहीं विराम चिन्ह लगाया गया जाता है, तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। इस विराम चिन्ह के एक प्रकार को हम देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम,
ये चिन्ह पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। अब हम पूर्ण वाक्य का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? वाक्य पूर्ण होता है जब वाक्य पूर्ण होता है तब ये विराम चिन्ह दिए जाते हैं। जब वाक्य पूर्ण होता है तब पूर्ण विराम दिए जाता है। गांव के पास पुस्तक मेला लगा है, पूर्ण वाक्य हो गया। देखो तो हम वहां क्या दिए? विराम चिन्ह दे दिए। हमने क्या किया? विराम चिन्ह दे दिया। गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ है, वाक्य पूर्ण हो गया है, इसीलिए हमने चिन्ह दे दिया। दूसरा है अल्पविराम। देखो ये अल्पविराम। अब हम अल्पविराम कहाँ रखेंगे बच्चों? पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पढ़ते या लिखते समय थोड़ी देर रुक जाते हैं तब हम इस अल्पविराम का प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार एक वाक्य में आए हुए नामों को अलग अलग बताने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। नाम गोदावरी, कावेरी, गंगा, ये नाम जो पता नहीं इसको अल्पविराम देना चाहिए। देखो मैं इसका एक उदाहरण, अशोक, अनिल, आदित्य और राजेंद्र मुंबई में है। अशोक वहाँ अल्पविराम, अनिल अल्पविराम, आदित्य और राजेंद्र मुंबई में है। ये पूर्ण विराम चिन्ह करो और एक अल्पविराम, अशोक हुआ तो 2, अनिल होने के बाद 2 और ये चिन्ह लगा कर वो वाक्य पूर्ण करो। आगे का है प्रश्न चिन्ह। ये है प्रश्न चिन्ह का चिन्ह। तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आया हो, जिस वाक्य में प्रश्न आया हो तो उसे प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। तो बता दिया तो परीक्षा कैसी? बता दिया तो परीक्षा कैसी? ये हुआ अल्पविराम, ये हुआ प्रश्न चिन्ह। देखो बता दिया तो परीक्षा कैसी हो गया? प्रश्न चिन्ह देना है। देखो ये हो गया प्रश्न चिन्ह। अब हम योजक चिन्ह के बारे में देखेंगे। 2 शब्द को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 शब्द जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 शब्द जोड़ने के लिए, 2 शब्द जब हम जोड़ते हैं तब इस योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2-4 लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। लड़ते योजक चिन्ह, लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया, ये उदाहरण हो सकता है। विस्मय सूचक चिन्ह, जहाँ हर्ष, शोक, घृणा, भय भावों का व्यक्त होता है उसे विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। हर्ष, भय, आनंदित जब होते हैं तब विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सॉरी, 2 शब्द को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हो गया योजक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह, जहाँ हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करना होता है तब विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कितनी अच्छी इमारत है, विस्मय बोधक। अरे अरे, फिर अपशकुन, अरे 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 रे होने के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगाओ और फिर अपशकुन हो गया, फिर उद्गार विस्मय बोधक चिन्ह, यानी मराठी में उसे उद्गार चिन्ह कहते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जब 2 व्यक्ति में बातें होती है, वाक्य कथन के जो एक कथा लिखना है, जो 2 व्यक्तियों के किसी भी एक व्यक्ति का कथन करना है, किसी के कथन को
जो का क्यों लिखना है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। आगे हुए उदाहरण देखो, परी बोली अल्पविराम उद्धरण चिन्ह, बता दिया तो परीक्षा कैसी प्रश्न चिन्ह उद्धरण चिन्ह पूर्ण, हे हुए उद्धरण चिन्ह। परी बोली अल्पविराम अल्पविराम परी बोली, बता दिया तो उद्धरण चिन्ह लगाओ, बता दिया तो परीक्षा कैसी उद्धरण चिन्ह पूर्ण प्रश्न चिन्ह पूर्ण। देखो आगे का है निर्देशक चिन्ह। ए योजक चिन्ह से बड़ा होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है। तो यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाता है तो वह निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उद्धरण चिन्ह में अल्पविराम भी आता है। तुम मुझे खून दो अल्पविराम पहला उद्धरण चिन्ह, दूंगा पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह पूर्ण, और निर्देशक चिन्ह देकर उसका नाम बताना है सुभाष चंद्र बोस पूर्ण विराम, सुभाष चंद्र बोस पूर्ण विराम। मालूम हो गया बच्चों, विराम चिन्ह के प्रकार शांत है, पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्न सूचक, योजक, विस्मय सूचक, उद्धरण, निर्देशक। ए उसके चिन्ह पूर्ण विराम का ये चिन्ह है, अल्पविराम का ये चिन्ह है, प्रश्न सूचक का ये चिन्ह है, योजक चिन्ह, विस्मय बोधक का चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह का बोध है, निर्देशक चिन्ह का बोध है। उसमें से हमने तुम्हें क्या किया है, ये चिन्हों के बारे में बताया गया है। अब हम स्वाध्याय देते हैं विराम चिन्ह के। विस्मय सूचक आत्म विराम अ लिखो और ब विभाग और ब विभाग। और विभाग में हमने क्या किया है, एक लिया है विस्मय बोधक, दो लिया है अल्पविराम, तीन लिया है उद्धरण चिन्ह, चार लिया है प्रश्न सूचक, पांच लिया है पूर्ण विराम, छह लिया है योजक और सात लिया है निर्देशक चिन्ह। तो इस चिन्हों के चिन्ह जो है उसके ये जो विराम चिन्ह है उसके वो चिन्ह उसके आगे लिखना है। इसमें सूचक का चिन्ह कैसा होता है, अल्पविराम का चिन्ह कैसा होता है, उद्धरण चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है, प्रश्न चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, योजक का पूर्ण चिन्ह कैसा होता है और निर्देशक का चिन्ह कैसा होता है, इसके सब लिखकर मुझे जब अब हमारी स्कूल जब चालू होगी तब ये मुझे दिखाना है। तो विराम चिन्ह के कहीं उदाहरण मैं दे रही हूँ, ये उदाहरण अपने कापी में लिखो और उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करो। एक, हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे, हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। यहाँ पे चिन्ह लो पूर्ण विराम। तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कहाँ लगाना है देखो विराम चिन्ह। तीन, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। चार, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले इतने दूर नहीं जा पाओगे, विराम चिन्ह लगाना है। सावधान टिटू सांप ऊपर आ रहा है, विराम चिन्ह लगाओ। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो, इसमें सब विराम चिन्ह लगाकर तुम्हारे कापी में लिख देना है। ये हुए विराम चिन्ह।
अब हम जाएंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में लिखने के लिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय लेते वक्त हमें ये मालूम होना चाहिए उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो देखो, जो शब्द से मूल शब्द के पहले जुड़कर आता है उसे उपसर्ग, पहला आता है वो उपसर्ग और शब्द के बाद आता है वो प्रत्यय। शब्द के जैसे अंत को जुड़ाकर आता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। पहला जो आता है वो उपसर्ग कहते हैं और शब्द के अंतिम समाप्त में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आज हम कई उदाहरण लेने वाले हैं। सत्य, असत्य, उसके पहले आने वाला शब्द है अ। सुपुत्र, उसके पहले आने वाला शब्द है सु। अपयश, उसके पहले आने वाला शब्द है अ। अनादर, उसके पहले शब्द आने हैं अन। ये जो शब्द है, सत्य शब्द के पहले अ लगाने पर असत्य शब्द बना हुआ है। ये शब्द के पहले अप लगाए हुए ये अपयश बना गया है। पुत्र के शब्द से पहले सु लगाने पर सुपुत्र शब्द बना हुआ है। आदर शब्द के पहले अन लगाया है इसलिए अनादर शब्द बना गया है। इस प्रकार मूल शब्द के पहले अ, सु और अन शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग की व्याख्या करते हुए, जो शब्दशः मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जो शब्द मूल शब्द से पहले आकर आगे का शब्द का अर्थ पूर्ण बदल परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अ से हम बहुत से शब्द लेंगे, सु से लेंगे, तू से लेंगे। देखो यहाँ पे हम दो विभाग करेंगे। सर्ग के उदाहरण लेंगे और यहाँ प्रत्यय के उदाहरण लेंगे। ओ से हम असत्य, असत्य, अशुभ, सु से सुपुत्र, सुशील, उ से कुसंग, कुसंग, कुपुत्र। अप से अपशकुन, अपशकुन लिया तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे तो हम प्रत्यय के भी लेंगे, प्रत्यय के भी लेंगे। दया,
देखो घबरा हट, घबरा घबराहट। नमक अधिक, इन देखो नमकीन, नमकीन। और आगे का है भारत, चमक, चमक अधिक इला, देखो चमकीला, चमकीला। ये सब शब्द यहाँ पे आते थे। देखो जो शब्दशः मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द अंत में जुड़कर उनके अर्थ को विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे प्रत्यय कह देते हैं। मैं अ के और बहुत सारे शब्द बताती हूँ। उदाहरण अ से असत्य, अधर्म, अशुभ, अव्यवहारिक। सु से सुपुत्र, सुमित, सुशल, सुस्वागत। कु से कुप्रसंग, कुप्रताप, कुमिति, कुपुत्र। प्र आगे प्रबल, प्रगति, प्रसिद्ध, प्रख्यात। वि विदेश, वियोग, विज्ञान, विभाग। अप अपयश, अपमान, अपशब्द, अपशकुन। अव अवगुण, अवनीति, अवशेष। अन अनजान, अनमोल, अनदेखा, अनबन। दूर दुर्बल, दुर्गुण, दुराचार। नीर निर्जन, निर्धन, निर्मल, निर्बल। नि निडर, निरोग, निकम्मा। भर भर भर, भरपेट, भरमार। ये हुए उपसर्ग के कई उदाहरण। और प्रत्यय के कई उदाहरण। विदेशी, विदेशी। उपयोगी, भूख, भूखा, शिष्या। दृढ़ता, सुंदरता, सामाजिक, दैनिक, सुगंधता, अंकित। नगरीय, भारतीय, दयावान, गुणवान, शक्तिमान, बुद्धिमान, दयालु, कृपालु। बचपन, डरावन, डरावना, भयावना। घबराहट, कड़वाहट, नमकीन, रंगीन, भारतीय, राष्ट्रीय, दर्शनीय, चमकीला, रंगीला। ये उदाहरण हम ले सकते हैं। तो नीचे दिए गए उपसर्ग करके अलग करना है हमें। नीचे दिए गए कई शब्द है उसमें से उपसर्ग अलग करना है। अपमान से हम उपसर्ग अप ए अलग किया गया है। सुस्वागत से सु अलग किया गया है। निरोग से हम नी अलग किया है। अनपढ़ से हम अलग किया गया है। अवनीत से अ अलग किया है। प्रगति से प्र अलग किया है। भरमा से भर अलग किया है। अव्यवहारिक से अ अलग किया है। नीचे दे शब्दों से प्रत्यय अलग करके प्रत्यय ये पहला वाला उपसर्ग अलग किया। अब प्रत्यय कृपालु से लू, सुगंधित से त, दर्शनीय से ई य, शक्तिमान से मान, डरावना से वावना, चमकीला से ला, कड़वाड़ से हट। नीचे दिए गए उपसर्ग से नए शब्द बनाना है। वी से नए शब्द हम बना देते हैं विदेश। निर से निर्मल, कु से कुसंग, कुप्रथा। प्रीत से प्रति से प्रतिदिन। दूर से दुर्बल, अ से अवगुण, अप से अपयश।
ये हम तैयार कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रत्ययों से नए शब्द बनाना है। ईक से सामाजिक, ईय भारतीय, ता सुंदरता, मान अपमान, ई उपयोगी, अलू दयालु, वान गुणवान, इन भारतीय, ई भारतीय। ये हम शब्द, इनसे हम शब्द तैयार कर सकते हैं। नमकीन, भारतीय नहीं, इन नमकीन होता है। इन यानी नमकीन। ये हुए उसके उदाहरण, उपसर्ग के उदाहरण और प्रत्यय के उदाहरण। तुम्हें मालूम हो गया उपसर्ग किसे कहते हैं। शब्द से आगे आते हैं उसे उपसर्ग, ये ध्यान में रखो। और अंतिम आता है, पीछे आता है और अर्थ बदल कर विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। उपसर्ग पहला, प्रत्यय दूसरा। वाक्य में आने वाला पहला जो उपसर्ग होता है, दूसरा जो आता है वो प्रत्यय आता है। पहला अक्षर शब्द का अर्थ परिवर्तन करता है और दूसरा अक्षर शब्द की विशेषता, और प्रत्यय दूसरा अक्षर शब्द की विशेषता बढ़ा देता है। ये सब मालूम हो गया। यानी हम क्या क्या देखे हैं, विराम चिन्ह देखे, विराम चिन्ह के प्रकार देखे, वो विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं ये भी देखे, विराम चिन्ह नहीं लिया तो अनुच्छेदन कैसे होता है ये भी देख लिया है। विराम चिन्ह के कई उदाहरण मैंने तुम्हें दिए हैं। विराम चिन्ह की जोड़ियाँ लगानी है, यानी विराम चिन्ह वहाँ पे लगाना है। पूर्ण विराम कैसा होता है, धर्म विराम चिन्ह कैसा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, ये चिन्ह तुम्हें घर में लिखने के लिए दिया गया है। गृहपाठ, गृह स्वाध्याय। अब हम आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय की ओर। उपसर्ग कहा गया है जो शब्द मूल शब्द के पहले आकर अर्थ परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। हमने उदाहरण भी लिया है, असत्य, एक पहला उपसर्ग आता है और असत्य अपशकुन में अप आता है, अपशकुन होता है। इस तरह हमने उपसर्ग के उदाहरण ले लिए। अब हम प्रत्यय की ओर जाएंगे। जिस शब्द से शब्द अंत में जुड़कर उसका अर्थ की विशेषता बताया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसमें से हमने शब्द लिया है वीरता, वीर अधिक ता यानी वीरता। श्रीमान, श्री अधिक मान यानी श्रीमान। मान और ता ये क्या है, या ये क्या आ गया है, उसमें प्रत्यय आ गए, इसलिए हम उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग के कहीं उदाहरण देखे हुए हैं और प्रत्यय के भी उदाहरण देखे हुए हैं। नीचे दिए गए उपसर्ग अलग करके लिखो, ये भी देखा हुआ है। नीचे दिए गए प्रत्यय को अलग करके लिखो, ये भी देखा। नीचे दिए गए उपसर्ग से नए शब्द बनाते हैं, बनाओ, ये भी हमने किया। नीचे दिए गए शब्दों से प्रत्यय शब्द बनाकर लिखो, ये भी हमने कर दिखाया। इस तरह हम आज उपसर्ग और प्रत्यय, विराम चिन्ह इनके बारे में जानकारी ले ली बच्चों। अभी भी तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से तुम्हें उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह के बारे में बताती हूँ। आज यहाँ हम यही रुकेंगे और सेतु पाठ का जो अभ्यास है वो मैं तुम्हें कल भेजने वाली हूँ, वो पढ़ाई तुम करने वाले हो। खूब खूब पढ़ो, अच्छे मार्क मिलाओ। यहाँ पे रुकती हूँ।